35 पुल बना बिहार में, 21 ठो गिर गया। अभी भ्रष्टाचार की परिभाषा पूछते हो। रामपथ अयोध्या में 13 किलोमीटर के रामपथ में पहली बरसात में 18 जगह लड़ना होगा और इस तेवर से खड़े होना होगा कि लोकतंत्र की रक्षा में बलिदान हो जाएगा, लेकिन मनमानी तुम्हारी नहीं चलने दिया जाएगा और तानाशाही को सफल नहीं होने दिया जाएगा। फिर बहरा हुआ, गूंगा हुआ और अब पूरी तरह से राम राम सत्य है और उसका जो है जनाजा निकल चुका है। क्या हुआ है मिल्कीपुर में? क्या करना चाहते थे गाजीपुर में? मिर्चा क्यों लगता है? आपने निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति में उसे अपनी कृपा का पात्र बना दिया। घोर बेईमानी। इतनी लूट कभी नहीं थी। विधायकों को खरीद फरोख्त करके सरकारें गिराई जा रही हैं। चुनाव आयोग कठपुतली से बेहतर हो। समाजवाद और समाजवादी पार्टी को एक जात की पार्टी है, एक परिवार की पार्टी है, इसकी संज्ञा दे दी। आजादी के बाद सबसे बड़ा संकट इस संविधान के ऊपर कभी आया था तो अब आया है। और अगर संविधान संकट में है तो लोकतंत्र संकट में है। देश में भी नहीं मानते थे कि समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है। आज सारा देश मजबूर है ये मानने के लिए। किस तरह से वो मुकाम हासिल किया माननीय मुलायम सिंह यादव ने, ये साधारण बात नहीं है। न पार्टी का कोई बैकग्राउंड था और न खानदानी कोई बैकग्राउंड था। खुद का जो परिश्रम था, खुद की जो कुर्बानी थी, खुद का जो संकल्प था, उसने इस समाजवादी पार्टी को और आज की डेट में इस विशाल भारत में जो दुनिया का आज की डेट में सबसे बड़ा देश है, चीन भी आबादी के एतबार से हमसे छोटा है, इस विशाल भारत में समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आज स्थापित है। माननीय मुलायम सिंह जी ने जब चिराग जलाया था तो कुछ भी नहीं था। बहरहाल उनके वारिस ने अपनी विरासत को सजा दिया। नेताजी के जीते जी पार्लियामेंट में सबसे बड़ी संख्या 34 एमपी 34 एमपी की थी और आज नेताजी के वारिस ने उस संख्या में और वृद्धि करके संख्या को 37 तक पहुंचा दिया। जो लोग उत्तर प्रदेश में भी नहीं मानते थे कि समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है, आज सारा देश मजबूर है ये मानने के लिए कि आज समाजवादी पार्टी हिंदुस्तान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। अब सबसे बड़ी चुनौती और परीक्षा की घड़ी आने वाली है, आ चुकी है। लोकतंत्र, संविधान और समाजवाद अगर इस देश में आजादी के बाद सबसे बड़ा संकट इस संविधान के ऊपर कभी आया था तो अब आया है। और अगर संविधान संकट में है तो लोकतंत्र संकट में है। और लोकतंत्र जिस दिन कमजोर हो जाएगा उस दिन सबसे ज्यादा अगर नुकसान होगा तो समाजवादियों को होगा, क्योंकि निशाने पे समाजवादी है। समाजवादियों ने और समाजवादी विचारधारा के लोगों ने इस देश को सजाने में, संवारने में और समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति को, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को, यह नारा माननीय मुलायम सिंह का था, न्याय अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मिल जाएगा तब समाजवाद का सपना पूरा होगा। और यह सपना लेकर के चले, बीच में हम थोड़ा सा भटक गए। हम
जितना भटके नहीं उतना बदनाम किए गए। नफरत परोसने वालों ने समाजवाद और समाजवादी पार्टी को एक जात की पार्टी है, एक परिवार की पार्टी है, इसकी संज्ञा दे दी। हम काउंटर नहीं कर सके, जितना मजबूत काउंटर होना चाहिए था नहीं कर सके। आज माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए के रास्ते से ताकत मजबूत करने का मंत्र दिया है, वह मंत्र वही है कि हम उन साजिश करने वालों को, अगर उनकी साजिश को विफल करना चाहते हैं, तो जैसा माननीय ओम प्रकाश जी ने कहा कि अब जात नहीं जमात को मजबूत करने की जरूरत है। जमात ही है पीडीए, और वही है जो समाज के अंतिम व्यक्ति को एकत्रित करके ताकत देने की बात कर रहा है। हम अगर समझ जाएं, हमारे नेतागण समझ जाएं, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की राजनीति में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी पार्टी मुकाबला करने की स्थिति में नहीं रहेगी अगर हमने अपनी जमात को पीडीए के रास्ते से मजबूत कर लिया। आप देखो, जो लोग दिल्ली की सत्ता पे बैठे हों या देश के बहुत से प्रांतों में सत्ता में आ गए हों, घोर जबरदस्ती, घोर बेईमानी, इतनी लूट कभी नहीं थी। विधायकों को खरीद फरोख्त करके सरकारें गिराई जा रही हैं। चुनाव आयोग कठपुतली से भी बदतर हो गया। समाजवादी पार्टी की कतार के लोगों, त्याग करना पड़ेगा। अगर त्याग नहीं करोगे सब जीत ही जाएगा। तब प्रधानिया से लेकर के अब प्रधानमंत्री तक सारे पद पर तानाशाही विचार रखने वाले बढ़ जाएंगे। निर्जीव है। हमारे नेता ने कहा मर चुका है। कैसा मिर्चा लगा लोगों को, ये बड़ा गलत कह दिया। जब चुनाव आयोग अपनी भूमिका नहीं निभा पाता, तो हमारे संविधान में जो चुनाव आयोग से अपेक्षा की गई, जो उसे अधिकार दिया गया, वो एक स्वतंत्र और सम्मानित अधिकार प्राप्त संस्था, अगर उसके सबसे उच्च पदों पर बैठने वाला कोई व्यक्ति है, अगर वो मेरी कृपा का पात्र हो जाएगा तो वो कैसे न्याय कर सकता है? यही तो हुआ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 3 निर्वाचन आयुक्त हैं भारत में, निष्पक्ष चुनाव आवश्यक है। लोकतंत्र को बचाने के लिए निष्पक्ष चुनाव और निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था के लिए निष्पक्ष निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान में 3 ही बड़ी शक्तियां, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। न्यायपालिका कहती है, सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एक देश का प्रधानमंत्री, दूसरा प्रतिपक्ष का नेता और तीसरा सर्वोच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस, ये तीनों मिलकर के जो सबसे योग्य व्यक्ति हो, जिस पर भरोसा किया जाए कि यह ईमानदारी से अपनी भूमिका निभाएगा, इस तरह से नियुक्तियां की जाएं और उनको अधिकार जो प्राप्त है उसके अनुसार वो निष्पक्ष चुनाव कराएं। मिर्चा क्यों लगता है? आपने निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति में उसे अपनी कृपा का पात्र बना दिया। नहीं रहेंगे सर्वोच्च न्यायालय के जज, ऐसा कानून बना दिया। कौन करेगा उनकी नियुक्ति? हम करेंगे। हमारा पद पर बैठाया हुआ मंत्री करेगा और एक प्रतिपक्ष का नेता करेगा। कभी न्याय हो सकता है? जिसको मैं ही नियुक्त करूंगा
वो मेरी इच्छा के बगैर कुछ कर सकता है? उसी दिन तय हो गया था कि देश में अब निर्वाचन आयोग निष्पक्ष नहीं रह गया। पहले अंधा हुआ, फिर बहरा हुआ, गूंगा हुआ, और अब पूरी तरह से राम राम सत्य है और उसका जो है जनाजा निकल चुका है। क्या हुआ है मिल्कीपुर में? क्या करना चाहते थे गाजीपुर में? ये सारे देश में ऐसा कुकर्म करने की नीयत रखते हैं। रोकने के लिए आपको जगना होगा। आपने गाजीपुर में रोका है। 2019 में मंडी समिति में क्या उनका इरादा ऐसा नहीं था? गाजीपुर के लोगों ने उनके इरादे को मिट्टी में मिला दिया। लड़ना होगा और इस तेवर से खड़े होना होगा कि लोकतंत्र की रक्षा में बलिदान हो जाएगा, लेकिन मनमानी तुम्हारी नहीं चलने दिया जाएगा और तानाशाही को सफल नहीं होने दिया जाएगा। जब इस हौसले के साथ खड़े होंगे तो 2027 में वोटों की गिनती की नौबत से पहले उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। जनता कहां है उनके साथ? 10 से 12 लोग हैं मात्र उस विचारधारा को मानने वाले, जिनकी विचारधारा गंदी है, जो झूठे लोग हैं, जो बेईमान लोग हैं। क्या प्रमाण पत्र लेना है? आप में से बैठा हुआ कौन आदमी नहीं जानता कि सरकारी कार्यालयों में घूस लिए बगैर कोई काम नहीं हो रहा? कौन नहीं जानता? अपने दिल में झांक के देखो। जनप्रतिनिधियों को अपमानित किया जाता है। मोटरसाइकिल पकड़ ली गई, गांव का प्रधान चला जाए थाने, जिला पंचायत का सदस्य चला जाए थाने, ब्लॉक प्रमुख चला जाए थाने, छूटेगी? नहीं छूटेगी, कुर्सी भी नहीं मिलेगी। और अगर दलाल चला जाए सामने, टेलीफोन भी कर देगा तो काम सफल हो जाएगा। तो ये दलाली का दौर है, ये बेईमानी का दौर है, ये झूठ का दौर है। और अत्याचार करने वाले मगन इसलिए हैं कि हमारा तो मजा लेने का दौर है। लूट पकड़े जा रहे हैं का तो पूरा पूरा घर नोट से भरा हुआ है। मशीनें गिनते गिनते नोट, मशीन खराब हो जा रही है, और अभी कहते हैं कि नहीं हमारे राज्य में भ्रष्टाचार नहीं। अब कैसा भ्रष्टाचार होगा? 35 पुल बना बिहार में, 21 ठो गिर गया। अभी भ्रष्टाचार की परिभाषा पूछते हो? रामपथ अयोध्या में 13 किलोमीटर के रामपथ में पहली बरसात में 18 जगह गड्ढा बन गया। हो जाला तो गड़िया धुआं देवे लगे, तो गाड़ी धुआं दे रही है। अच्छा हुआ ये लोग जीत गए मिल्कीपुर, बड़ी गलतफहमी में समाजवादी थे। विश्रामालय जो वेटिंग रूम बनाया गया था, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था अयोध्या के वेटिंग रूम का, पहली बरसात में उसकी पूरी दीवारें गिर गई। देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर संसद भवन जिसे कहा जाता है, 10,000 करोड़ रुपया। वियतनाम का प्रतिनिधि मंडल आया हुआ था मंत्री जी, और लोकसभा का सदन चल रहा था, और वियतनाम का प्रतिनिधि मंडल आया हुआ था भारत का संसद का जो तरीका है देखने के लिए, और वो हमारी संसद में घूम रहा था। और पता नहीं इंद्रदेव की क्या कृपा हुई, बरसात शुरू हो गई और दौड़ दौड़ के बल्टी रखी जाने लगी। इतनी कमर के इतनी बड़ी बड़ी बल्टी, कैसे इधर हदर चूहे जैसे जनाता था कि अरे बाप रे बाप, हमने की यहां तक कहीं जाके प्राइमरी स्कूल बनता ये चूहा था, वहां संसद भवन चू रहा। अभी भ्रष्टाचार का कोई पैमाना देखना है? बेईमानी, लूट और सम्मानित नागरिकों के साथ अपमानजनक व्यवहार पूरे मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में देख लीजिए, पता कर लीजिए।
सिपाही से लेकर के और एसपी तक डंडा लेके मैदान में, लेखपाल से लेके कलेक्टर तक, हर हथियार के साथ चुनाव जीतना है। तो वहां समाजवादी पार्टी नहीं हारी, वहां लोकतंत्र हार गया है। अब हमें तय करना है कि तानाशाही जीतेगी या लोकतंत्र जीतेगा। 2027 में मैं कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। जो कुछ अभी भरम पर्दे में था वो बिल्कुल मतलब वस्त्र रह गया, बिल्कुल निवस्त्र होकर के इन लोगों ने अब समाजवादियों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि सोचिए और देख लो, अगर अब नहीं खड़े हुए तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। आपकी नस्लें और हम लोगों के जीते जी अब इस देश में व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो पाएगा अगर 2027 में परिवर्तन नहीं हुआ। मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी के पूर्ण तिथि के अवसर पर अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए आज एक संकल्प लेकर उठो। आप कोई जनता जनार्दन थोड़ी आए हो यहां, आप सब एक से एक समाज के मजबूत प्रतिष्ठित एक अपनी हस्ती हो, एक खूंटा हो। अगर छोड़ दोगे कि इसका जिम्मेदारी अफजाल पर है, ओम प्रकाश पर है और डॉक्टर वीरेंद्र यादव पे है और गोपाल यादव पे है, तो नहीं, आप सबको बनना पड़ेगा। हम सबको यह देखना पड़ेगा कि माननीय अखिलेश यादव ने जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमको अभी से मन बनाना है।